नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो रंग 89.6 मेगाहर्ट्ज पे। मैं हूं सुमंत कुमार। देवरिया स्वास्थ्य दर्पण कार्यक्रम में आज हम लोग बात करने वाले हैं दमा, अस्थमा, निमोनिया के बारे में। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए आज आमंत्रित किया गया है डॉक्टर अनुराग शुक्ला को, जो सहायक प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष, पल्मोनरी मेडिसिन, जो मेडिकल कॉलेज देवरिया से हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अनुराग शुक्ला जी आपका देवरिया स्वास्थ्य दर्पण कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहते हैं कि गर्मी के मौसम में सांस से जुड़ी परेशानियां बहुत लोगों को बढ़ जाती हैं, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं रेडियो रंग के श्रोतागणों को और देवरिया स्वास्थ्य दर्पण के आप लोगों को सबको नमस्ते। और मैं इससे बधाई भी देता हूँ कि मुझे आमंत्रित किया जा रहा है ऐसे टॉपिकों पे। मैं पिछली बार भी आया था सर्दियों में, कि जब सर्दियों में सांस रोगी संबंधित क्या क्या होती हैं उसके बारे में मैंने जानकारी दी थी। आज मुझे फिर से आमंत्रित किया गया कि गर्मियों के दिनों में किस तरह के मरीज मेरे मेडिकल कॉलेज में आ रहे हैं, अस्थमा, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, उसके बारे में मैं आज जानकारी दूंगा। पहला सवाल जैसे इनका है कि गर्मियों के मौसम में सांस की बीमारियां और किन मरीजों को क्या क्या ध्यान देना किन मरीजों को क्या क्या ध्यान देना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि गर्मियों के दिनों में हम लोगों को सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, मतलब कि पानी खूब पिएं। इस मौसम में, गर्मियों के मौसम में अगर आप पानी कम पिएंगे तो होगा क्या कि जो बलगम है वो गाढ़ा हो जाएगा। बलगम गाढ़ा होगा तो क्या होगा, सांस लेने में मरीजों को दिक्कतें होंगी। दूसरा चीज ये ध्यान रखना चाहिए कि मास्क जरूर पहने। बाहर जब भी निकलें इस मौसम में तो मास्क जरूर पहन के निकले। और 12 बजे से लेकर 3 बजे की वाली धूप में अगर हो सके तो ना निकले। क्यों? क्योंकि उस समय धूल, गर्मी खूब रहेगी, तो साथ में प्रदूषण भी है, साथ में धूल है, साथ में पराग कण जो आजकल बहुत इस मौसम में पोलन जो होते हैं, पराग, जिसको जिसको एलर्जी है, जिससे किसी को धूल से, किसी को धुएं से, किसी को सब्जी के छौके से, किसी को ग्रास जो पोलन ग्रास होती है उसकी वजह से होता है। तो हम लोगों ने देखा है कि हमारे कई खेतों में ऐसे पौधा है, छुई मुई नाम का पौधा है। तो छुई मुई नाम का पौधा है, वो कहता है कि टच मी नॉट। तो उसका मतलब ये है कि जैसे हम उसको टच करते हैं वो सिकुड़ जाता है। तो हमें ये करना है कि हमारे फेफड़े की नली भी उसी तरीके से होती है, हाइपर सेंसिटाइज होती है। अगर मान लीजिए धूल वो निकलता है और उसे धूल से दिक्कत है या किसी प्रदूषण के कण से दिक्कत है या पराग से दिक्कत है, तो वो क्या होगा, नली सिकुड़ेगी। जब नली सिकुड़ेगी तो रास्ता सकरा होगा, रास्ता सकरा होगा तो मरीजों को सांस लेने में दिक्कतें महसूस हो सकती है। तो इसलिए हमें अगर कोशिश करें कि 12 बजे के 4 बजे के बीच में ना निकले, अपने आप को थोड़ा सा ठंडी जगह में रखें, जहाँ एसी चल रहा हो थोड़ा सा रखें, या कूलर चल रहा हो हल्के में चला के वहां रहें, जिससे कि बहुत गर्मी में ना रहें। बहुत गर्मी में रहेंगे तो पसीना खूब आएगा, पसीना खूब आएगा तो सांस की नली सिकुड़ेगी और सांस लेने में दिक्कतें महसूस होगी। तो ये है कि हम लोग को गर्मियों से थोड़ा बचना है। तीसरा ये है कि अपने घर की सफाई जरूर रखें। धूल है, कंकड़ है, या कई डस्ट है, सोफे पे बहुत गंदगी रहती है, तो एक डस्ट माइट नाम का एक कीड़ा होता है जो कि सोफे के अंदर रहता है। तो ये इससे हम लोगों को थोड़ा सा घर में क्लीनिंग रखनी है। दूसरा चीज, अगर मान लीजिए एयर प्यूरिफायर अगर आपके घर में है तो बहुत अच्छी बात है कि जो एयर थोड़ी प्यूरिफाई आएगी तो क्या होगा, सांस लेने में मरीजों को दिक्कतें नहीं होंगी। तो गर्मियों के दिनों में अक्सर मेरे पास जो मरीज अभी आ रहे हैं, अस्थमा, सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, इन और एलर्जी वाले मरीज, ये मरीज मेरे पास बहुत आ रहे हैं ओपीडी में। आजकल 200 150 की ओपीडी हो रही है। इनमें सबसे ज्यादा रोगी जो हैं वो अस्थमा वाले हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं आपके दर्शकों को कि 2/3 जो अस्थमा होता है वो बच्चों से ही शुरुआत हो रहा है। छोटे बच्चे होते हैं, नाक से पानी आना, कान में दर्द होना, आंखों में खुजली होना, आंख से पानी आना, ये एलर्जी के ही लक्षण है जो कि आगे चल के अस्थमा में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि 2/3 जो बच्चों में शुरुआत हो रही है उसी समय पे हम लोग इसको कंट्रोल कर सके। और अस्थमा ठीक हो सकता है, मैं आपके दर्शकों को बता दूं, लेकिन एक बार सीओपीडी हो जाएगा तो उसे ठीक करना मुश्किल होता है, वो ठीक नहीं होता, वो परमानेंट डैमेज हो जाता है। अस्थमा को तो हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो गर्मियों के दिनों में हम लोग को ये बचाव जरूर करना चाहिए कि पानी खूब पिए, अपने आप को ठंडी जगह में रखें, कम निकले, और निकलना भी है तो सुबह के अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग, लेट इवनिंग में हम लोग को बाहर निकल के अपना काम कर लेना चाहिए, या अपने आप को ठंडी जगह में रखें तो हम लोग सांस संबंधित बीमारियों से बच सकते हैं।
तो अब इसी बात पर आप बताइए कि अस्थमा है क्या और गर्मी में ये क्यों बढ़ जाता है? देखिए, दिक्कत क्या है, अस्थमा जो होता है वो एक क्रॉनिक बीमारी है, जो कि फेफड़ों की बीमारी है ये। इसमें क्या होता है कि ये सांस की नली हमारी सिकुड़ जाती है। होता है जैसे मैंने आपको बताया उस पौधे के बारे में, टच मी नॉट, वैसे ही हमारा फेफड़े की नली होती है, वो ऑलरेडी हाइपर सेंसिटाइज होता है। तो दूसरी चीज की, जैसे ही किसी चीज से वो सेंसिटाइज होगा, जैसे या धूल से या धुएं से, तो हमारी सांस की नली सिकुड़ेगी। और अस्थमा जो होता है वो जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है। जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी का मतलब ये होता है, ये पारिवारिक है। अगर माता पिता को है तो बच्चे में होगा, ग्रैंड मदर को है तो आपके बच्चे को हो सकता है। तो ये पारिवारिक है, ये किसी कारण से नहीं होता है। यहाँ हो गया अस्थमा, आपके किसी परिवार में है तो अस्थमा आपके बच्चों को होने के चांसेस हो सकते हैं। और ये पुरानी एक क्रॉनिक बीमारी है। अस्थमा क्या होता है, रिवर्सिबल है, इसको हम ठीक कर सकते हैं। इनहेलर चिकित्सा अगर हम लोग यूज करें तो हम अस्थमा को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन एक इंडिया टुडे की रिपोर्ट आई थी, जो कि बहुत पहले आई थी, उस रिपोर्ट में ये लिखा था कि भारत के जितने भी लोग हैं, केवल 1% लोग इनहेलर लेते हैं, जबकि हम डॉक्टर अस्थमा सीओपीडी मरीजों को इनहेलर प्रिस्क्राइब करते हैं। और मरीजों में ये सबसे बड़ी बुरी आदत है, लोग आम जनता लोगों को बता देती है कि इनहेलर की आदत पड़ जाती है। ये कुछ दुर्भावनाएं जो लोगों के अंदर हैं इनहेलर के बारे में, वो नहीं रखनी चाहिए। इनहेलर सबसे अच्छी चिकित्सा है अस्थमा के रोगियों के लिए, और इससे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं और डेली रूटीन हम लोग की तरफ जीवन अपना व्यतीत कर सकते हैं। तो अस्थमा में यही दिक्कतें आती है कि एलर्जी की वजह से अस्थमा है। तो एलर्जी में जैसे ही अगर थोड़ा सा भी एलर्जी का एक्सपोजर होगा नली में, तो नली में सिकुड़न होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, तो रास्ता सकरा होगा, सांस फूलेगी, तो हम लोगों को छाती में दर्द भी हो सकता है, जकड़न भी होगा छाती में। और अस्थमा के रोगियों को हमेशा रात में ज्यादा दिक्कत होती है सुबह की अपेक्षा। तो ऐसे रात में क्या होता है, मरीज एकदम 2-3 बजे के बाद क्या होता है, मुंह खोल के सांस लेता है वो। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अस्थमा के रोगियों को नाक से सांस लेना चाहिए, ना कि मुंह से सांस लें। नाक से सांस लेंगे तो क्या होगा, नाक के अंदर हमारे कई सारे बाल हैं और सीलिया है, तो एयर जो आएगी वो फिल्टर होके आएगी। जब एयर फिल्टर होके आएगी तो अच्छी वायु आएगी, अच्छी वायु आएगी तो मरीज हमारा आसानी से सांस ले सकता है। और जो सांस की नलियां हैं उसमें वो एलर्जेंस घुस ही नहीं पाएंगे, तो वो हाइपर सेंसिटाइज नहीं होगी। तो जब हाइपर सेंसिटाइज नहीं होगी तो मरीज आसानी से सांस ले सकता है। इसीलिए नाक से सांस लें तो ऐसे रोगियों को, अस्थमा के रोगियों को थोड़ा फायदा मिलेगा। बहुत अच्छी बात है। गर्मी का मौसम चल रहा है, धूप भी बढ़ रही है, और ऐसे में प्रदूषण भी होता है, जैसे कि आंधी तूफान, जैसे पछुआ पवन भी मार रहा है। तो ऐसे में गर्मी के मौसम में इस चीज को लेकर क्या करना चाहिए? देखिए, अब अगर अस्थमा है जनरली गर्मियों के मौसम में भी होता है, सर्दियों के मौसम में भी होता है, ये दोनों जगह हो सकता है, ऐसा नहीं है। जैसे ही मौसम परिवर्तन होगा अस्थमा के रोगियों को दिक्कतें चालू हो जाती हैं। तो गर्मियों के मौसम में अभी हो क्या रहा है कि प्रदूषण खूब है, ठीक। साथ ही में ये जो पराग वाला जो मैंने आपको बताया, ये पराग जो निकल रहे हैं, पोलन ग्रेन्स हैं, जो कि बहुत छोटे छोटे होते हैं, जो हम लोग को दिखते नहीं है, एकदम सूक्ष्म है। ये सोफे के अंदर भी घुसे अपने को नहीं दिख रहा है, ठीक है, हम बैठ गए उस पर और हमें रात में तुरंत खुजली चालू हो गई, सांस फूलना चालू हो गई, आंखों से पानी आने लगा, नाक से पानी आने लगा, ज्यादा किसी ने झटका, तो ये जल्दी जो परागकण जो वायु में आ रहे हैं, ये इनकी वजह से जैसे ही मरीज इनके कांटेक्ट में आता है, सांस की नली सिकुड़ रही है और सांस फूलना चालू हो जा रही है। तो हमको इसमें ये करना चाहिए कि ऐसे मरीजों को मास्क जरूर पहने। पहली बात सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मास्क पहने। दूसरा चीज, 2 गज की दूरी रखें एक दूसरे से, भीड़ भाड़ जगहों में ना जाएं। तीसरा ये, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी खूब पिएं, कम से कम 3-4 लीटर पानी ऐसे मरीजों को पीना चाहिए जिससे हमारा बलगम गाढ़ा ना हो। अगर बलगम गाढ़ा होगा तो होगा क्या कि उसमें स्यूडोमोनास बैक्टीरिया होगा और वो जाके स्पुटम पे बैठेगा, तो जनरली क्या होगा, उससे निमोनिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम इसलिए कहते हैं पानी खूब पिएं। दूसरा चीज, जो ये मरीज ऐसे भी होते हैं, घर में लोग एसी लगाते हैं, वाटर कूलर लगाते हैं, उस पानी को बदलते नहीं है, गंदा पानी है वो। तो गंदे पानी में क्या होता है, लेजोनिना नामक बैक्टीरिया पनपता है। तो हमको क्या करना चाहिए ऐसे घर में, इसीलिए मैं कहता हूँ घर में क्लीनिंग बहुत जरूरी है। तो इस कूलर के पानी को हर दिन बदल देना चाहिए, जिससे कि लंबे समय तक पानी रहेगा। लेजोनिला नामक निमोनिया होने के चांसेस भी होते हैं। तो अस्थमा के मरीजों को यह है कि अपना इनहेलर नियमित लें। पहली बात तो जो भी डॉक्टर द्वारा परामर्श किया गया उस इनहेलर को लें, और इनहेलर लेने का सही तरीका भी पता होना चाहिए मरीजों को। 1% इनहेलर लेते हैं केवल, मरीज कहता है कि मैं लेता हूँ, कई लोग कहते हैं कि इनहेलर से बेइज्जती महसूस होती है, हम 4 आदमी के सामने नहीं ले पाते हैं, मेरे पास कई मरीज आते हैं।
कई एक मरीज आया कि इंग्लैंड मेरी बेटी की शादी होने वाली है सर, उसका पति देखेगा तो छोड़ देगा उसको। ये सब गलत धारणा है। ये सब मैं आपकी श्रोता कर्म के बताना चाहता हूँ, इनहेलर से कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। इनहेलर दो तरह के होते हैं, एक रिलीवर इनहेलर होता है, एक कंट्रोलर इनहेलर होता है। रिलीवर इनहेलर में हम लोग शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट का उपयोग करते हैं और कंट्रोल इनहेलर में हम लोग लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट का यूज करते हैं। तो रिलीवर इनहेलर हमेशा नहीं लेना होता है। जब हमारी सांस ज़्यादा फूलती है, सडन हमको अस्थमा का अटैक आता है, उस समय रिलीवर इनहेलर का उपयोग किया जाता है। लेकिन अगर जब मेंटेनेंस थेरेपी है, जो कंट्रोल करना है, उसके लिए हम लोग लाभा प्लस ICS लेते हैं, जो कि लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट का हम लोग यूज करके अस्थमा के रोगियों को बचा सकते हैं। और इनहेलर, मैं कहता हूँ इनहेलर यूज के अलावा और कोई मेडिसिन है ही नहीं इसकी। कोई भी चाहे होम्योपैथी वाला डॉक्टर कहे, चाहे कोई आयुर्वेद का कहे कि मैं अस्थमा को ठीक कर दूंगा, तो देखिए अस्थमा को ठीक नहीं किया जा सकता, केवल कंट्रोल किया जा सकता है। कोई ये कहते कि मैं अस्थमा को परमानेंट ठीक कर दूंगा तो गलत है, नहीं हो सकता है। तो मैं आपके श्रोतागणों को बताता हूँ, अगर एलर्जी से आपको, जिस चीज़ से एलर्जी अगर आपको पता चल गई है कि मुझे धूल से एलर्जी है, धुएं से एलर्जी है या ठंडी पदार्थ से दिक्कत आ रही है, तो ऐसे मरीजों को उससे दूर रहना चाहिए और अपनी दवाइयाँ नियमित लें डॉक्टर द्वारा परामर्श। सर ये बताइए कि निमोनिया क्या है और ये हाँ। गर्मी में इसका खतरा क्यों बढ़ जाता है, हाँ। इसके ये लक्षण कैसे पहचान सकते हैं हाँ, लोग? देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि गर्मियों के दिनों में बलगम जो होता है गाढ़ा हो जाता है। अब वो बलगम जब गाढ़ा होगा तो उसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगल के आने के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि उनका खाना है ये। तो पसीना भी उस समय गर्मियों में बहुत आता है, तो हम लोग जनरली अपनी हाइजीन भी मेंटेन नहीं रखते हैं, ठीक है। तो होगा क्या कि बैक्टीरिया, वायरस, इसका अटैक उस पर बढ़ेगा। तो जैसे स्यूडोमोनास एरिजिनोसा इन बैक्टीरिया नामक बढ़ेगा तो हमने को निमोनिया होने के चांसेस हो सकते हैं। अब निमोनिया में लक्षण क्या होते हैं? पेशेंट को तेज बुखार आएगा, सांस फूलना होगा, छाती में जकड़न भी होगी, साथ में चेस्ट पेन भी होगा। कुछ दूर चलेगा मरीज कहेगा सर बहुत सांस फूली, पसलियाँ खूब चलती हैं। पसलियाँ चलने का मतलब वही सांस फूलना होता है। हमारे भाषा, लोकल भाषा में लोग कहते हैं कि सर पसली खूब चल रही है, तो पसलियाँ चल रही हैं इसका मतलब वो सांस ज़्यादा फूल रही है। तो हम लोग ऐसे मरीजों को एक्सरे कराएं, साथ में बलगम की जांच कराएं कि टीबी है कि नहीं। अगर क्योंकि निमोनिया में टीबी होने के चांसेस भी सबसे ज़्यादा है, ऐसा नहीं होता। इसीलिए अगर पेशेंट हमारे पास आता है और कहता है कि सर मुझे बलगम खूब आ रहा है, तो पहली बात है कि बलगम की जांच जरूर कराएं, जो कि हमारे मेडिकल कॉलेज में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जो कि सरकार की तरफ से टीबी के लिए हम लोग चला रहे हैं और हम लोग उसका एंटीबायोटिक देके निमोनिया को हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो इसीलिए है ये निमोनिया जो है, ये होता क्या है कि जो पुराने अस्थमा और COPD के जो मरीज हैं, जो लापरवाही करते हैं, जिनको अपने इनहेलर समय पे नहीं लेते हैं, इस गर्मियों के मौसम का ध्यान नहीं रखते हैं, अपने एलर्जी पे बेपरवाह होंगे, तो होगा क्या कि इन्हीं लोगों को ये आगे चल के निमोनिया होता है। क्योंकि ये अपना ध्यान नहीं रखते, इन्हें पता है कि अस्थमा COPD है, तो इन लोगों को ध्यान रखना है कि हमें पानी खूब पीना है, अपनी दवाइयाँ समय से लें। जब ये समय से नहीं लेते हैं इनहेलर, निमोनिया होने के चांसेस इनको बढ़ जाते हैं। इसीलिए हम अपनी भाषा में कहते हैं एक्सरसर्बेशन। तो एक्सरसर्बेशन का मतलब ये होता है कि एक पेशेंट हमारे साल में कितनी बार मेरे पास आया सांस फूलने, वो कहता है अस्थमा का पुराना रोगी है, लेकिन सर कहता है मुझे साल में 2-3 बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो वो क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि उसे एक्सरसर्बेशन की ट्रीटमेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि एलर्जी का वो ध्यान नहीं रख रहा है, दवाइयाँ नियमित नहीं ले रहा है। उससे पता है कि मुझे धूल से एलर्जी है, वो बिना मास्क के 4 आदमी के बीच में भीड़ में चला गया। तो जैसे हमारी सांस की नली हाइपर सेंसिटाइज है, जैसे एक्सपोजर होगी नली सिकुड़ेगी, सांस फूलना स्टार्ट होगी, तो निमोनिया होने के चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं गर्मियों के दिनों में। इसीलिए इन बीमारी से ग्रसित हैं, इनके लिए इनहेलर या दवा, इसका उपयोग कब करना चाहिए जो सही हो? इनका इनहेलर मैं आपको बता दूं, आपके दर्शकों को मैं पिछली बार भी बताया था इसके बारे में। देखिए इनहेलर 2 तरह के इनहेलर होते हैं, एक MDI होता है, एक रोटाकैप होता है। तो MDI जो होता है वो मीटर डोज इनहेलर होता है, रोटाकैप जो हम लोग कैप्सूल डाल के मशीन में और दवा खींचते हैं। तो रोटाकैप MDI दोनों का अलग अलग यूज है, किन मरीजों में देना है, किन में नहीं देना है। जो मरीज 70 साल बूढ़े हो गए हैं, जिनके अंदर इंस्पिरेटरी एफर्ट, जो सांस खींचने की क्षमता नहीं है, उन मरीजों में हम MDI देते हैं। और जिन मरीजों को रोटाकैप किनको देते हैं? जो यंग एज वाले होते हैं, जो कि जिनका इंस्पिरेटरी एफर्ट बहुत अच्छा होता है, सांस खींच सकते हैं। तो MDI और रोटाकैप। तो अगर अस्थमा का सीवियर अटैक आ गया, एकदम आप राह चलते रास्ते में चल रहा है व्यक्ति, उसे सीवियर अटैक अस्थमा का है, उस समय रोटाकैप नहीं देना है। उस समय उसके लिए क्या लाभदायक होगा? MDI लाभदायक होगा। और MDI तभी प्लेन MDI नहीं लेना है। तब मैं आपको दर्शकों को बता दूं, MDI लोग आजकल अपने पैकेट में रखे रहते हैं और
और ऐसे ही खींच लेते हैं, इसका इफेक्ट नहीं जाएगा। एमडीआई देना है तो बीपी स्पेसर के साथ, एक स्पेसर होता है जो कि मार्केट में मिलता है, उस स्पेसर को लगाया जाता है और तब खींचा जाता है। तो उससे क्या होगा, ड्रग डिपोजिशन फेफड़े में बढ़ जाती है एज कंपेयर टू सिंगल एमडीआई। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एमडीआई विद स्पेसर लेते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब कभी कथा होती है तो कहते हैं कि पति को अकेले नहीं बैठाना है, पत्नी को साथ में बैठाइए। उसी तरीके से इनहेलर और स्पेसर का डोली चामन का जोड़ी है, तो दोनों अगर साथ रहेंगे तो अस्थमा के रोगियों को क्या होगा, बहुत फायदामंद मिलेगा। और ये तभी लेना चाहिए, हम अस्थमा सीओपीडी का इनहेलर तभी यूज करें, डॉक्टर जब हमारा परामर्श करे तभी यूज लें, अपने मन से इनहेलर ना लें। इसके लिए हमारे मेडिकल कॉलेज में स्पायरोमेट्री मशीन आ चुकी है, इस जो कि फ्राइडे सैटरडे हमारे मेडिकल कॉलेज में ये जांच उपलब्ध है, बड़े ही कम दामों में। ठीक है, केजीएमसी के मानक के रूप में हमारे पास उपलब्ध है। आए, इसका जांच कराएं। जांच में अगर अस्थमा सीओपीडी आता है तो उचित परामर्श डॉक्टर से लेकर अपनी दवाइयाँ स्टार्ट कर सकते हैं। अंत में हमारे श्रोताओं के लिए सांस से जुड़ी बीमारियों के लिए और फेफड़ों को अच्छी देखरेख के लिए क्या सुझाव देना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि गर्मियों के मौसम में अपने को यही ध्यान रखना है कि सबसे पहले अपने आप को पूरा हाइड्रेटेड रखें, खूब पानी पिए। दूसरा चीज, बाहर निकले तो मास्क पहने, और जो तेज धूप में अगर अनावश्यक बाहर ना निकले, अपने आप को ठंडी जगह रखें जहाँ पे तापमान थोड़ा कम हो, खूब पसीना आए या इसमें आए तो जरूर ऐसी जगह ना जाएं। और अगर एसी और कूलर, वाटर कूलर के सामने रहना है तो अपने समय समय पे उसका पानी जरूर बदलते रहें, जिससे कि हमें लीजियोनेला नामक निमोनिया ना होने पाए। ये सब अगर ध्यान रखें, और खासकर टीबी मरीजों को मैं और बताना चाहता हूँ, इस मौसम में टीबी होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि गर्मियों के दिनों में मैंने पहले ही बताया, जो पानी खूब नहीं पी रहा है उसका बलगम गाढ़ा हो रहा है। बलगम गाढ़ा होगा तो बैक्टीरिया होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, पेशेंट की इम्यूनिटी डाउन होगी। जैसे इम्यूनिटी डाउन होगी तो टीबी का बैक्टीरिया अपने आप को मल्टीप्लाई करके सिम्टम लाएगा, जिससे कि टीबी होने के चांसेस बढ़ती हैं। तो इस मौसम में अपने आप को बचाएं, और अगर कोई दिक्कत होती है तो उचित डॉक्टर से परामर्श लें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनुराग शुक्ला जी का, कि जितने महत्वपूर्ण बातों को बताया, दामा, निमोनिया, अस्थमा और खास करके टीबी के मरीजों के लिए इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को बताया, और हमें मानना चाहिए। जो भी दर्शक और श्रोता हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप इस बात को अमल कीजिए। साथ ही साथ मैं डॉक्टर अनुराग शुक्ला जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और एक बात मैं और जरूर कहना चाहता हूँ कि मेरे गुरु कहते थे, जैसे कि कई लोग एक्सरे को देख के, मैं बहुत जरूरी आप दर्शकों को बताना चाहता हूँ, कई जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, कई जगह से डॉक्टर एक्सरे देख के टीबी की दवा चालू कर दे रहे हैं। और ये टीबी गोल्ड और ये जो मॉन्टॉक्स टेस्ट है, ये लोग देख देख के इसको एटीटी स्टार्ट कर दे रहे हैं। ये सरासर गलत है। टीबी गोल्ड और मॉन्टॉक्स जो टेस्ट हम लोग जो कर रहे हैं, ये जनरली केवल यही बताता है कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन है, ये नहीं बताता है कि हमें टीबी है। तो एक्सरे इसलिए कहते हैं, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, हर एक्सरे पे धब्बा टीबी नहीं होता। और इसी प्रकार मैं ये भी कहता हूँ कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, हर सांस फूलने वाला मरीज अस्थमा का रोगी नहीं होता। तो इसीलिए अस्थमा सीओपीडी पहले डायग्नोसिस करें, सही डॉक्टर से राय लें। सांस फूलने का मरीज मानो अस्थमा नहीं होता, उसे दिल की दिक्कतों की वजह से भी सांस फूलती होगी, निमोनिया होगा, जरूरी नहीं कि पेशेंट को अस्थमा हो। इसलिए उचित डायग्नोसिस बनाएं, तभी मरीज का इलाज करें। और अगर जरूरत पड़ती है तो अच्छे स्पेशलिस्ट से परामर्श लें और तब पेशेंट का इलाज चालू करें। क्योंकि ऐसे टीबी की दवा अगर अनावश्यक हम लोग मरीजों को चालू करेंगे, मेरे पास कई पेशेंट ऐसे आ रहे हैं मॉन्टॉक्स और टीबी गोल्ड करा के एटीटी स्टार्ट 2-2 महीना दवा खा रहे हैं, जो कि गलत है, नहीं करना चाहिए। टीबी गोल्ड मॉन्टॉक्स इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर स्टार्टिंग द एटीटी। तो ये दोनों क्राइटेरिया नहीं है टीबी की दवा शुरू करने के लिए। टीबी की दवा शुरू करना है तो एक्सरे को देखिए, उसका क्लिनिकल हिस्ट्री लीजिए, और साथ ही साथ बलगम की जांच जरूर कराएं, सीबी नैट और एफबी के 2 सैंपल, एक स्पॉट सैंपल, एक अर्ली मॉर्निंग सैंपल, दोनों सैंपल का जांच करा के, और सीबी नैट अगर उसमें टीबी आता है तो टीबी की दवा चालू करें। इस तरीके से करेंगे तो मरीजों को हम लोग टीबी से एलिमिनेट कर सकते हैं। अनावश्यक टीबी की दवा देना भी मरीज के लिए नुकसानदायक है। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दी, जो खास करके टीबी मरीजों के लिए, और जो टीबी मरीज के जो डॉक्टर पीएससी पे देख रहे हैं, चाहे और भी अन्य जगह देख, तो उनके लिए बहुत अच्छा सुझाव दिया डॉक्टर साहब ने। तो
तो इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।